हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में बात किया था, तो आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इस बारे में हम लोग थोड़ी सी बात जानें। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है दूसरा? सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन। प्लांट के केस में ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से पीछे रहता है। सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, लेकिन एनिमल सेल में प्रायः ये सबसे बाहर की ओर होता है। कभी कभी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एनिमल सेल में शेल कोट पाए जाते हैं, जिनकी चर्चा हम लोग कभी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं कि आपकी एनसीईआरटी शेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या कहता है। तो शेल मेम्ब्रेन, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड only after the advent of the electron microscope in the 1950s। कि 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी, उसके बाद ही इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को वैज्ञानिकों ने पूरी तरह समझा। Meanwhile, chemical studies on cell membrane, especially in the human red blood cell (RBC), enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने मनुष्य के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को डिड्यूस किया, समझा। कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किस प्रकार हम लोग आइसोलेट करेंगे, तब ना उसकी संरचना देखेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आइसोलेट करने के लिए जो मेथड है, उसे हम लोग कहते हैं फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। क्या बोलते हैं? फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। आइए अब देखते हैं कि ये आपकी आरबीसी को हमने लिया है, जैसा कि एक सेल लिया है, और ये देखिए इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जिसको हमने यहां दिखाया है। ये देखिए यही मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में दो बात आप देखेंगे, प्रोटीन और लिपिड, फॉस्फोलिपिड। यानी इस मेम्ब्रेन में क्या है? लिपिड और प्रोटीन है। तो पहली बात आपके सामने क्लियर हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। अब इसी बात को मैं फिर इस फिगर में दिखा रहा हूं, वही बात है। देखिए ये प्रोटीन है और इसके चारों तरफ क्या है? फॉस्फोलिपिड या लिपिड है। और ये प्रोटीन क्या है? लिपिड से बाहर भी, लिपिड के अंदर, ऊपर भी, नीचे भी। ये सेल के बाहर का सरफेस है और ये सेल के अंदर का। तो ये क्लियर हो गई आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकली प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। द स्टडी शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर। जो लिपिड पाया जाता है वो कितने लेयर में? दो लेयर में, बाइलेयर। Also the lipid are arranged within the membrane with the polar head toward the outer side and the hydrophobic tail toward the inner part। आप सब लोग लिपिड पढ़े हुए हैं, फॉस्फोलिपिड पढ़े हुए हैं, पोलर हेड क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल क्या है, कैसे लिपिड बाइलेयर का निर्माण होता है, ये सारी बात जानते हैं। हमें यहां विशेष रूप से उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। या जो लोग नए हैं वो लिपिड देखेंगे, फॉस्फोलिपिड के लिए एक अलग से वीडियो है, उस वीडियो को प्लीज एक बार देखेंगे, आपकी सारी जानकारी क्लियर होगी।
toward the inner part. This ensures that the non-polar tail or saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environments. The lipid component of the membrane mainly consists of phospholipid. आप देखिए ये रेट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड या फॉस्फोलिपिड, आप सब जान रहे हैं। यही कारण है कि हमने आपको शेल के शुरू करने से पहले बायोमॉलिक्यूल का संक्षिप्त बात बताया था। ये देखिए कितनी आसानी से मैं पास कर रहा हूं और आप भी कितनी आसानी से इसे समझ रहे हैं। कहता है कि ये आरबीसी जिसे आप लोगों ने जाना और इसके मेम्ब्रेन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है? लिपिड, जिसमें क्या है? ये पोलर हेड है और ये नॉन पोलर टेल है, या जिसे आप लोग कहें हाइड्रोफोबिक टेल है। अनसेचुरेटेड या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बना है। अब ये देखिए ये किस प्रकार एक्वस सॉल्यूशन वाटर पर किस प्रकार है। रेशियो कंपैरिजन कि कितना ये है 2:1। अब ये लिपिड बाइलेयर क्या है आप पहले जानते हैं, फिर भी आज मैं एक बार थोड़ा बता दूं। और एक्वस एनवायरनमेंट, तो देखिए यहां एक्वस एनवायरनमेंट है, वाटर इधर भी है और वाटर इधर भी है। तो जब भी लिपिड को एक्वस एनवायरनमेंट में रखा जाएगा, फॉस्फोलिपिड को, फॉस्फोग्लिसराइड को, तो क्या करेगा वो अपना हाइड्रोफिलिक हेड वाटर की ओर कर देगा। तो ये देखिए ये नीचे वाला हेड भी क्या हुआ? हाइड्रोफिलिक हेड। ये भी हुआ हाइड्रोफिलिक हेड, जिसे आप कहते हैं पोलर हेड। और अपना हाइड्रोफोबिक टेल किधर कर देगा? अपोजिट टू वाटर। तो देखिए क्या किया? हाइड्रोफोबिक टेल किधर कर दिया? अंदर की ओर कर दिया। इस प्रकार ये मेम्ब्रेन एक ऐसी संरचना बनाएगा लिपिड बाइलेयर का, क्योंकि सेल कहां है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी वाटर है और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी वाटर है। इसलिए एक्वस एनवायरनमेंट में सेल रहता है। इसलिए उसकी मजबूरी है कि उसका जो मेम्ब्रेन बने, उसकी जो बाउंड्री बने, अगर उसमें लिपिड है तो इसी तरह वो अरेंज हो। अब ये इसकी संरचना ये देखिए आपकी चिर परिचित संरचना है। आप फॉस्फोलिपिड के बारे में जानते हैं। ये ऊपर फॉस्फेट है, ये ग्लिसरॉल है और ये दो फैटी एसिड है, जिसमें एक सेचुरेटेड है एक अनसेचुरेटेड है। तो काफी डिटेल में आपने जाना। और जिन्हें भी परेशानी हो रही हो वे कम से कम पीछे वाले फॉस्फोलिपिड के वीडियो को देखें। कुछ बच्चे कभी कभी कमेंट करते रहते हैं कि सर बोर्ड पर पढ़ा दीजिए। क्या ये फिगर सब हम बोर्ड पर बना देंगे? या आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ते होंगे बोर्ड पर, तो क्या ये फिगर बनता उसमें? ऐसा हम डिटेल बता पाएंगे? नहीं। इसलिए ये मेथड, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, हर के लिए अलग अलग मेथड है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट the shell membrane also possesses protein and carbohydrate. Shell membrane also possesses protein and carbohydrate. Means rather than lipid, rather than phospholipid. The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell type. In human being, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipid. आप याद रखेंगे। अब ये प्रोटीन और लिपिड जो पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट, तीन चीज हो गए। लिपिड पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्रोटीन पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब ये प्रोटीन का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट, एंजाइम के जैसा काम करना, रिसेप्टर के जैसा। अब ये लिपिड, कोलेस्टेरॉल, स्टेबलाइज, इमोबिलाइज, प्रिवेंट स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल
वाटर सॉल्युबल फ्रॉम द पासिंग थ्रू, ये कोलेस्टेरॉल है, ये भी लिपिड है। अब इसके बाद से आप प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा तो उसका नाम होगा ग्लाइकोप्रोटीन, सेल सेल रिकॉग्नाइजेशन या आपके लिए एंटीजेन। और लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा तो उसका नाम होगा ग्लाइकोलिपिड, सेल रिकॉग्नाइजेशन। ये सारी बातें आपको हमने पीछे वीडियो में बताई कि कोलेस्टेरॉल क्या है, प्रोटीन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है और ग्लाइकोलिपिड क्या है, यानी कार्बोहाइड्रेट में और लिपिड में इसकी चर्चा हमने किया। शायद आपको आज ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों पहले बायोमॉलिक्यूल की चर्चा किया। आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन द इजी ऑफ एक्सट्रैक्शन, शुरू में ही बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, तो कहता है कि इसकी एक्सट्रैक्शन तो कहता है डिपेंडिंग अपॉन इजी एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटेग्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन while the integral protein are partially or totally buried in the membrane। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है कि उसकी जो भी प्रोटीन है वो दो ग्रेड की है, दो ग्रुप की है। कुछ है जो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकाले जा सकते हैं, उन्हें हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, और कुछ है जो इजीली नहीं निकाले जा सकते हैं, यानी कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सतह पर पाए जाते हैं और कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फंसे हुए होते हैं, ब्यूरिड होते हैं। तो जो फंसे हुए होते हैं, जो ब्यूरिड होते हैं, उसे हम लोग इंटेग्रल प्रोटीन कहते हैं, और जो सतह पर पाए जाते हैं उन्हें पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। यह बात ध्यान देने की है। आप देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर देखिए स्पष्ट फोटो, तो ये प्रोटीन है, ये देखिए प्रोटीन कैसे अंदर तक घुसा हुआ है, ये भी प्रोटीन ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, ये प्रोटीन है और ये सारे लिपिड है, और इस प्रोटीन से ये जो लगे हुए ये कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रोटीन के साथ अगर ये कार्बोहाइड्रेट लग गए तो इनका नाम होगा ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये प्रोटीन का स्पेशल बात देखिए, ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है। देखिए ये बाहर की ओर है इसलिए इसका नाम पेरिफेरल प्रोटीन, और ये अंदर ब्यूरिड है इसलिए इसका नाम इंटेग्रल प्रोटीन है। छोटी सी बात है। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड पाया जाएगा, ग्लाइकोलिपिड है, कोलेस्टेरॉल है, ये इनसाइड अंदर का भाग है, ये सेल के बाहर का भाग है। काफी इजी है, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं हो। अब कहता है कि आपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना, वैज्ञानिकों ने बहुत बार इस पर अटेम्प्ट किया इसके मेम्ब्रेन की संरचना को जानने के लिए। तो कुछ वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल दिए, उसमें से कौन कौन से मॉडल एज ए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए आए, जिसके वजह से आज आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सेप्टेड मॉडल पढ़ते हैं। तो आइए थोड़ी सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल फॉर स्ट्रक्चर पर बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन कौन से मॉडल दिए गए और वो मॉडल क्या कहते हैं। 1915 साइंटिस्ट एनालाइज आइसोलेट द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन एंड फाउंड देम मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। 1915 में यह बात पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड का बना है। 10 ईयर लेटर गॉर्टर एंड ग्रेंडल रीजन मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब इसमें लिपिड से इन्होंने कहा ये फॉस्फोलिपिड का बना है। 1935 डेवसन एंड जेम डैनियल प्रपोज द मेम्ब्रेन वाज ए सैंडविच। आप लोगों ने सैंडविच जाना होगा, इस मॉडल का भी नाम है सैंडविच मॉडल या डेवसन मॉडल या ट्राइपार्टाइट मॉडल, जिसमें इन्होंने कहा था कि सैंडविच क्या, दो ब्रेड के बीच में हम लोग जेम जेली या क्रीम लगा करके सैंडविच बनाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये दो ब्रेड जो है वो प्रोटीन की तरह है और इसके बीच में जो जेली या जेम लगा हुआ है या क्रीम लगा हुआ है जिससे ये सैंडविच कर रहा है, ऐसा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। 3 लेयर है, पेरिफेरल आउटर 2 लेयर प्रोटीन के हैं और बीच में लिपिड के लेयर है। Proposed membrane was a sandwich of protein and phospholipid bilayer
with protein on outside of phospholipid. आप देखिए यही बाहर में भी, इधर में भी प्रोटीन है और नीचे में भी प्रोटीन है, बीच में लिपिड का लेयर लगा हुआ है, ये लिपिड बाइलेयर। ये डैनियल डेविडसन का मॉडल है। आप देखें इसमें कि लिपिड अंदर में लगा हुआ है और ऊपर से क्या है, प्रोटीन लगा हुआ है, और ये बीच में होल छोड़ा हुआ है जिसके द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन करेगा, ट्रांसपोर्ट में भाग लेगा। ये सबसे पहली मॉडल आई थी, डेविडसन एंड डैनियल आई मॉडल। उसके बाद दूसरा मॉडल आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या जेडी रॉबर्टसन मॉडल। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ रेड ब्लड सेल के लिए दिया दिखाया का आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन with phospholipid bilayer inside believe all the same composition does not explain how some molecule pass through or use of protein with the non-polar part. Use transmission electron microscope. इन्होंने सीधे कहा कि नहीं, ये तीनों लेयर जो हैं एक ही हैं, तीन लेयर नहीं है जिसमें ये प्रोटीन बाहर की ओर पूरा तरह से फैला हुआ है और अंदर में लिपिड है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाग के फंक्शन कैसे करता है, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है। तो इनके मॉडल से इतना ही बात आया कि यूनिट मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तीन लेयर नहीं, एक मेम्ब्रेन है। और उनके सैंडविच मॉडल से ये बात आया कि ये लिपिड और प्रोटीन का बना है, जिसमें लिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड है। तीसरा मॉडल जो आज के डेट में काफी एक्सेप्टेबल है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। द करेंटली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन called the fluid mosaic model was first proposed in 1972. This model has evolved over time, but it still provides a good basic description of the structure and behavior of the membrane in many cells. बात समझ रहे होंगे। According to the fluid mosaic model, plasma membrane is a mosaic of components, primarily phospholipid, cholesterol and protein, that move freely and fluidity in the plane of the membrane. In other words, a diagram of the membrane is just a snapshot of the dynamic process in which the phospholipid and protein are continuously sliding past one another. कि इनके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेमी सॉलिड है, फ्लूइड है, जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स और लिपिड के मॉलिक्यूल स्लाइड करते हैं। इस मॉडल को देने वाले वैज्ञानिक शिंगर एंड निकोलसन, ये शिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में जब मॉडल प्रपोज किया तो उन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लुक लाइक ए ओशन ऑफ लिपिड, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड के समुद्र की तरह दिखता है, इन विच प्रोटीन लाइक आइसबर्ग फ्लडेड आउट, जिसमें प्रोटीन जैसे आइसबर्ग बर्फ के टुकड़े तैरते रहते हैं। ये उनकी सेंटेंस थी। ये बात यहां मैं समझाना चाह रहा हूं कि यह फ्लूइडिटी, आप देखिए इस जीआईएफ में फ्लूइडिटी देख रहे हैं, लिपिड क्या है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है। देखिए पानी की तरह, पानी के सतह के तरह ये, और देखिए इसमें प्रोटीन भी मूव कर रहे हैं। यही बात यहां कहा गया है कि ए डायग्राम ऑफ द मेम्ब्रेन इज जस्ट ए स्नैप ऑफ ए डायनामिक प्रोसेस in which phospholipid and protein are continuously sliding past one another. Interestingly enough, this fluidity means that you insert a very fine needle into the cell, the membrane will simply part to flow around the needle. Once a needle is removed, the membrane will flow back together seamlessly. कि अगर आप मेम्ब्रेन में एक निडल घुसाएं तो वहां से लिपिड हट जाएंगे, वहां एक होल हो जाएगा, और जैसे मेम्ब्रेन खींच ले फिर लिपिड आकर के वहां बंद कर देगा। फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपने इस तरह से जाना
कि आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट मॉडल हमने प्रस्तुत किया। पहला डेनियल डेविडसन या ट्राइपार्टाइट मॉडल या सैंडविच मॉडल, दूसरा जेडी रॉबर्टसन या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तीसरा सिंगर निकोल्सन या फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कन्विंसिंग और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिस पर हम लोग बात आगे करेंगे। इन सारी बातों को एक बार समराइज आप देखें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल बाय डेनियल आई एंड डेविडसन, 2 layer of the globular protein with the phospholipid inside to make a layer and then the 2 layer together to make the channel of molecular pass। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल किसके अनुसार? सैंडविच मॉडल है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जेडी रॉबर्टसन, outer layer of protein with the phospholipid bilayer inside, believe all cell same composition, does not explain how some molecule pass through or the use of protein with non-polar part, use transmission electron microscopy। ये देखिए ये। और तीसरा है क्या? फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर निकोल्सन, phospholipid bilayer with the protein partially or fully embedded, partially और fully embedded। वही उसी को हमने कहा था कि अगर मान लीजिए समुद्र लिपिड के समुद्र में बर्फ के टुकड़े, प्रोटीन रूपी बर्फ के टुकड़े अगर तैर रहे हैं, तो जो बड़ा बर्फ का गोला होगा वो पानी में डूबा हुआ रहेगा, जो छोटा होगा वो पानी पर उतराता हुआ रहेगा। इसी को कहा गया पार्शियली और फुल्ली एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ फ्रीज फ्रैक्चर मेम्ब्रेन। क्या नाम हुआ इसका? फ्रीज फ्रैक्चर। क्यों? शुरू में ही बोला था कि आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। आइए आगे बढ़ते हैं, आपके एनसीईआरटी को अगली टेस्ट को करते हैं। An improved model of the structure of the cell membrane was proposed by Singer and Nicolson in 1972, widely accepted as the fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of the lipid enable lateral movement of protein with the overall bilip layer. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enable lateral movement of protein within the overall bilayer। आप देखिए lateral movement किसका? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का lateral movement कैसे होगा? जब तक लिपिड का मूवमेंट नहीं होगा। और लिपिड के इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। पूछा हुआ सवाल है कि प्रोटीन का मूवमेंट कैसा? तो लैटरल, लेकिन लिपिड का फ्लिप फ्लॉप, जिसमें रोटेशनल भी है लैटरल भी है। इधर से इधर हो जाना फ्लिप फ्लॉप, गोल घूम जाना रोटेशनल और लैटरल। तो लिपिड की 3 मूवमेंट है, रोटेशनल भी है, लैटरल भी है और फ्लिप फ्लॉप भी है। लेकिन प्रोटीन का केवल एक मूवमेंट है, जिसे हम लोग लैटरल मूवमेंट कहते हैं। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एज फ्लूइडिटी। यही बात सिंगर एंड निकोल्सन की मुख्य थी, जो पीछे में GIF दिखा करके समझा रहा था कि क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेमी सॉलिड यानी क्वासी फ्लूइड है। और क्वासी फ्लूइड है, उसमें क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड दोनों मूव करते रहते हैं। तो प्रोटीन केवल लैटरल मूव करता है, जबकि लिपिड फ्लिप फ्लॉप करता है, लैटरल और रोटेशनल करता है। और इस प्रकार मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। ये देखिए आप, ये जो अभी सिंगर और निकोल्सन के अनुसार जो मॉडल, जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है, उसके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना। ये देखिए लिपिड बाइलेयर फाड़ दिया गया है। ये आउटर सरफेस है और ये इनर सरफेस। इसमें देखिए लिपिड लगा हुआ है, यहां देखिए ये कोलेस्टेरॉल लगा हुआ है। इसके बाद ये प्रोटीन, इंटेग्रल प्रोटीन के साथ शुगर का साइड चेन लगा हुआ है, इसलिए अब यहां ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। यहां देखिए ये चैनल बना रहा है। ये क्या है? पेरिफेरल, आउटर सरफेस पर ये पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। और ये क्या है? पोलर हेड है तो नॉन पोलर टेल है। ये सारी चीजें आपको आसानी से अब समझ में आ रही हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट संरचना।
इसी बात को देखिए फिर दूसरी तरफ से कि ऐसा फिगर भी आप देख सकते हैं, ये ऐसा भी आप देख सकते हैं। देखिए इसमें भी वही बात है, ये ग्लाइकोलिपिड है, अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट लगा तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन के साथ लगा ग्लाइकोप्रोटीन, यही कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू लगे हुए हैं और साथ में ये लिपिड प्रोटीन है और ये क्या है, लिपिड है। अब ये प्रोटीन में ये क्या है, पेरीफेरल है या ये है पेरीफेरल है, ये क्या है, इंट्रिंजिक है। अब इसी का मॉडल देखिए, यही है, इस तरह के लगे हुए रहते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रोटीन कैसे लगा है, अल्फा हेलिक्स के रूप में लगा है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ क्या, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, पेरीफेरल और इंटेग्रल। साथ ही स्ट्रक्चर के आधार पर भी दो तरह से हो सकते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर, ध्यान रखेंगे। तो अब ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर समझा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। शेल वॉल की स्ट्रक्चर समझने के साथ आप लोगों ने कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर समझा था, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोटिब्यूल, पीट, बॉर्डर पीट, टोरस इत्यादि। उसी प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन। कि अगर फ्लूइडिटी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो उसके फंक्शन को भी एक्सप्लेन करता है। तो उसकी फंक्शन पर बात करते हैं तो फंक्शन जैसा सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। तो पूछेगा कि फ्लूइडिटी जो है वो कहां कहां हेल्प करता है, तो सेल ग्रोथ में, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। वन बाय वन सब पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन। ये इंट्रासेलुलर जंक्शन मुख्यतः सेल में तीन प्रकार के होते हैं, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम, डेस्मोटिब्यूल नहीं डेस्मोसोम, गैप जंक्शन। कहता है टाइट जंक्शन लोकेटेड एमोंग द सेल दैट फॉर्म द lining cell in small intestine, kidney tubule, blood brain barrier। आप लोग टिश्यू पढ़ रहे होंगे, टिश्यू में इन सारी बातों को बताया जाए। डेस्मोसोम form a spot wilt between cell found in the tissue that undergo repeated episode of the tension and stretching। माने बार बार फैले, बार बार सिकुड़े, जैसे स्किन, हार्ट, यूट्रस वाल इत्यादि। गैप जंक्शन ट्यूबिकुलर चैनल between the cell located in the cardiac muscle cell and digestive smooth muscle cell। अब आइए इनकी संरचनाओं पर थोड़ी बात करते हैं हम। ये देखिए सेल है, ये ऊपर माइक्रोविल्लाई दिख रहा है आपको, और ये सेल, दो सेल है, एक इधर एक सेल ये है और एक सेल ये है। अभी देखिए सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरमिंगल है। तो यहां तीन तरह की संरचनाएं आपको दिख रही है, एक, दो, तीन। ये ऊपर वाली संरचना का नाम है टाइट जंक्शन, उसका डिटेल दिखाया गया है, लिंकिंग किया हुआ है दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। क्या नाम है, टाइट जंक्शन। इसका नाम क्या है, डेस्मोसोम। और ये तीसरा का नाम क्या है, गैप जंक्शन। क्लियर। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एडजेसेंट सेल, देख रहे हैं कि तीन सेल आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो एडजेसेंट सेल हैं, तो ये दो सेल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते, तो यहां देखिए टाइट जंक्शन, इम्परमिएबल जंक्शन प्रिवेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम पासिंग थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस। याद रखना है, टाइट जंक्शन ये क्या करता है, इंटरलॉकिंग करता है, और इसके द्वारा क्या है, एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल नहीं पास कर सकते। दूसरा क्या है, डेस्मोसोम, ये संरचना है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम क्या है, तो दो मेम्ब्रेन है,
और ये लिंकिंग प्रोटीन है। इस लिंकिंग प्रोटीन क्या है? कैडहेरिन। और ये क्या है? कैडहेरिन के बाद प्लैक, और प्लैक से ये जुड़ा हुआ क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन। कार्निटीन और केराटिन दोनों होते हैं। डेस्मोसोम एंकरिंग जंक्शन bind the adjacent cell together like a molecular velcro and help from the internal tension reducing network of fiber। यानी दोनों को टाइट करके वो रखता है, और टाइट करने के लिए पीछे से फिलामेंट सपोर्ट रहते हैं। अब तीसरी बात है गैप जंक्शन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द कम्युनिकेटिंग जंक्शन allow the ion and a small molecule to pass from the intercellular communication। एक सेल से दूसरे सेल में इसके द्वारा कम्युनिकेशन होगा। ये चैनल बने हुए हैं, और ये चैनल बने हुए किससे? कनेक्सिन। किससे? प्रोटीन का है, क्या नाम है? कनेक्सिन प्रोटीन से ये चैनल बने हुए हैं। तो आपने इस तरह देखा कि टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम। कुछ और भी संरचनाएं हैं, इनको भी मैं डिटेल करूंगा। कुछ और भी संरचनाएं। अब डेस्मोसोम, अब एक तो है फुल डेस्मोसोम, अगर ये आधा रहे तो हेमीडेस्मोसोम। डेस्मोसोम भी दो तरह के, एक का नाम होता है बेल्ट डेस्मोसोम, दूसरे का नाम होता है स्पॉट डेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम connect a shell through the plaque to the basal lamina by intergreen, and in desmosome, hemidesmosome interact with the tonofilaments, intermediate filaments. Adherent junction resemble desmosome except two joining cells are separated by the thin space like 20 to 25 nm and connect to the actin microfilaments in the cytoplasm। इसी बात को पहले हमने कहा था, केराटिन भी होता है और एक्टिन भी होता है। Some of the transmembranal glycoprotein are cadherin। अब देखिए ये कहां है, ध्यान दीजिएगा। वो सारी संरचनाएं इस दीवार पर मैं दिखा रहा था, यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। लेकिन ये देखिए कहां है, यहां ये कहां है? एपिथेलियल सेल हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होते हैं। एपिथेलियम सेल की सबसे निचली नॉन सेलुलर लेयर का नाम बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जहां है वहां पर ये बन रहा है। तो ये बन रहा है, देखिए यहां दो सेल अटैच है, यहां कोई सेल नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि इसलिए हेमीडेस्मोसोम, अगर यहां बनता यही तो डेस्मोसोम नाम होता, लेकिन दोनों सेल के तरफ से बनता इसलिए डेस्मोसोम होता, लेकिन एक ही सेल से बन रहा था आधा, इसलिए नाम है हेमीडेस्मोसोम। ये क्या? एपिथेलियल सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और यहां अब इसकी संरचना को मैं फिर बात आपको दिखाता हूं। अब देखिए, देख रहे हैं ये सेल है और ये नॉन सेलुलर है, और यहां पर देखिए साइटोसेल है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, और इसके बीच ये बना हुआ है, माने इससे नॉन सेलुलर मैट्रिक्स के साथ चिपका हुआ है। यहां भी प्लेक है, और यहां पर भी देखिए उसी तरह फिलामेंट्स बने हुए हैं। और ये किसका फिलामेंट है? एक्टिन फिलामेंट है, या एक्टिन रहेगा या केराटिन रहेगा। तो ये आधा है, इसलिए इसका नाम हेमीडेस्मोसोम है। तो आपने चार तरह की संरचनाओं को अभी तक समझा। पहला गैप जंक्शन, डेस्मोसोम, टाइट जंक्शन और हेमीडेस्मोसोम, ये चार स्पेशल संरचनाएं हैं। इंटरसेलुलर जंक्शन इन एनिमल सेल, वही टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम और गैप जंक्शन। यहां आप आराम से देखें, आपको सारी बातें, इसलिए इस फिगर को हमने लिया है कि ये फिगर आपको कंप्लीट रूप से सारी बातों को दिखाएगा। देख रहे हैं, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये देखिए किस तरह से
यह टाइट जंक्शन का निर्माण हो रहा है। अब देखिए यहां इस दीवार पर किस तरह डेस्मोसोम, यहां भी डेस्मोसोम का निर्माण कर रहा है लेकिन दूसरे सेल के साथ। यहां भी देखिए डेस्मोसोम का निर्माण हो रहा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट लगे हैं। और अब ये देखिए एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्शन, देखिए ये कैसे है, एक सेल से दूसरे सेल का कनेक्शन, इसके द्वारा देखिए आयन का प्रवाह हो रहा है। तो ये गैप जंक्शन, ये डेस्मोसोम, ये टाइट जंक्शन। आपने टाइट जंक्शन समझा, जो ये किसी भी ट्रांसपोर्ट में भाग नहीं लेता, और गैप जंक्शन ट्रांसपोर्ट में भाग लेता है। और अगला क्या है, डेस्मोसोम। अब ये डेस्मोसोम हमने पीछे भी बोला था, भी बोल रहा हूं, दो तरह के होते हैं। आइए देखते हैं। टाइट जंक्शन, अब यहां डेस्मोसोम दो तरह का मैं दिखा रहा हूं, स्पॉट डेस्मोसोम और बेल्ट डेस्मोसोम। बेल्ट डेस्मोसोम का दूसरा नाम जोनुला एडेरेंस और स्पॉट डेस्मोसोम का दूसरा नाम मैकुला एडेरेंस। तब सारी बातें हो गई। टाइट जंक्शन, ये सारे जंक्शन क्या है, ये कोई भी कुछ नहीं करता, माने मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नहीं करता। टाइट जंक्शन, दे deline cell probably in the control of the passing of substance between adjacent cell. Tight junction have belts like distribution in the ribbon, entirely brushing of the cell and associated with the actin filament. यही जो बैंड के तरह चारों ओर से रहेगा। जोनुला एडहेरेंस या बेल्ट डेस्मोसोम, the thin anchorage junction has the belt-like distribution and associated with the actin filaments. Macula adherens, spot desmosome, this anchorage junction has a spot-like, छोटे छोटे स्पॉट। तो आप जान गए कि डेस्मोसोम दो तरह के होंगे, एक का नाम जोनुला एडहेरेंस या बेल्ट डेस्मोसोम, दूसरे का नाम मैकुला एडहेरेंस या स्पॉट डेस्मोसोम। Hemidesmosome link the basal domain of the epithelial cell with the basal lamina. क्या नाम है, बेसल। Intermediate filament are associated with the plaque. मतलब यहां रहेगा, ये इस सरफेस पर, सेल के इस सरफेस पर रहेगा। ये दोनों क्या साइड बाय साइड रहेंगे। गैप और कम्युनिकेटिंग जंक्शन, ये they connect functionally to adjacent cell and gap junction is the formed by connection. The channel-like structure that enable the passage of small molecule 1 to 2 kD Dalton between the cell. Note है, gap junction are not associated with the cytoskeleton components. तो आपने फिर से सारी बातें जानी। अंत में आते आते आप ये बात देख लें कि आपको हमेशा दिमाग में क्या रखना है, टाइट जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन और डेस्मोसोम। ये टाइट जंक्शन है, ये एडहेरेंस जंक्शन है और ये डेस्मोसोम। तो डेस्मोसोम कितने तरह के हैं, दो तरह के हैं। एक का नाम क्या है, बेल्ट डेस्मोसोम, और दूसरे का नाम क्या है, स्पॉट डेस्मोसोम। तो टाइट जंक्शन, बेल्ट डेस्मोसोम, स्पॉट डेस्मोसोम और लास्ट में हेमिडेस्मोसोम। एडहेरेंस जंक्शन यह प्रायः नहीं पाए जाते हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं, और इनमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है एफ एक्टिन। इतना ही है, क्या नाम है, एफ एक्टिन। ओके, तो आपने इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को देखा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक यू फॉर टुडे।